गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ था इसके पहले, एक गैसेट प्लेट के बारे में पढ़ा हुआ था। तो गैसेट प्लेट आपका ये मोस्टली कंप्लीट था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। गैसेट प्लेट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कि अनुज्ञेय प्रतिबल जो होते हैं। अनुज्ञेय प्रतिबल क्या होता है? अनुज्ञेय प्रतिबल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि अनुज्ञेय प्रतिबल, अनुज्ञेय त्वरण प्रतिबल, अनुज्ञेय त्वरण प्रतिबल। देखिए, अनुज्ञेय त्वरण जो प्रतिबल होता है ये, इसको हम लोग ये कह सकते हैं टेंसाइल मेंबर्स के लिए यूजेज होता है आपका। ये भारतीय मानक, मतलब इसमें जो संस्था के कोड होता है भारतीय मानक, इसके डेफिनेशन है भारतीय मानक, भारतीय मानक आईएस, आईएस जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है 226/1975 के अनुसार, 1975 के अनुसार किसी त्वरण उपांग में, किसी त्वरण उपांग में, किसी त्वरण उपांग में अक्षीय सीधा प्रतिबल, अक्षीय सीधा प्रतिबल, अक्षीय सीधा प्रतिबल, अक्षीय सीधा प्रतिबल निम्न सूत्र के अनुसार होना चाहिए। निम्न सूत्र के अनुसार होना चाहिए। अब इसमें फॉर्मूला कौन कौन सा है? निम्न सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो सिग्मा एटी क्या होगा आपका? सिग्मा एटी होगा 0.6 FY, 0.6 FY। इस सूत्र से हम लोग इसकी वो निकाल सकते हैं। अब सिग्मा एटी क्या होता है? अनुच्छेद त्वरण प्रतिबल। यहाँ पर क्या होता है? सिग्मा एटी, जो सिग्मा एटी आपका होगा वो होगा अनुच्छेद त्वरण प्रतिबल, अनुच्छेद त्वरण प्रतिबल, ठीक है। ये अनुच्छेद त्वरण प्रतिबल हो गया। और FY हो गया पराभव प्रतिबल। FY क्या हो गया? पराभव प्रतिबल। तो इन चीजों को विशेष तौर से हमको ध्यान देना है जब भी हम लोग ये न्यूमेरिकल करेंगे। तो अनुज्ञेय त्वरण प्रतिबल में ये फार्मूला होता है सिग्मा एटी 0.6 FY। इससे देखेंगे अब FY के लिए जो हमारे पास वैल्यू होती है, FY जो हमारे पास होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 1 मिनट, अब इसमें क्या होगी, डिफरेंट टाइप की चीजें हमको देखना होगा। ये प्रॉपर रूप से जब भी हम न्यूमेरिकल अभी करेंगे तो उसमें ये चीजें आपको प्रॉपर रूप से देखने को मिल सकती हैं। इसमें होता है FY25 के अनुसार त्वरण उपांग के लिए। देखिए, इसमें 2-3 चीजें होती हैं, FY होता है, FX होता है। इन चीजों को हमको इसमें देखना होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसमें एक पॉइंट है FY M 250 मेगा पास्कल के लिए, FY 250 मेगा पास्कल के लिए। अगर 25 मेगा पास्कल के लिए करेंगे, अनुच्छेद त्वरण प्रतिबल के मान, अनुच्छेद त्वरण प्रतिबल के मान, प्रतिबल के मान। तो इन मानों को क्या करेंगे? त्वरण उपांग का खंड। तो पहले हम लोग देख लेंगे त्वरण उपांग, त्वरण उपांग
का खंड त्वरण उपांग खंड हो जाएगा आपका। सेकंड हो जाएगा व्यास अथवा मोटाई, व्यास अथवा मोटाई, व्यास अथवा मोटाई हो जाएगा अनुच्छेद त्वरण प्रतिबल। नेक्स्ट हो जाएगा अनुच्छेद त्वरण प्रतिबल। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका प्लेट, कौड़ी खंड, टी खंड। इसमें कौन कौन से हो जाएगा, एक प्लेट हो जाएगी आपकी एंगुलर, टी प्लेट हो जाएगी आपकी, डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, टी प्लेट हो जाएगी, जे खंड हो जाएगा आपका, जे सेक्शन हो जाएगा। इसके लिए जो व्यास जो मोटाई है वो कितनी है, 0 से 20 mm तक हम उसको लेके चलते हैं, 0 to 20 mm तक लेके चलेंगे। तो इसका जो मान क्या होगा, वो मान होगा आपका 150 मान होगा। अब छड़ गोलाकार या वर्गाकार, अब इसमें क्या होगी, छड़ गोलाकार या वर्गाकार, गोलाकार या वर्गाकार व त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार के लिए हम करेंगे तो कितना, 0.0 से 20 mm, 0.20 mm से लेकर हम जो चलेंगे वो 20 mm से अधिक का होगा हमारे पास। कितना होगा, 20 mm से अधिक, 20 mm अधिक। इसके लिए हम क्या लेंगे, 150 और 144, 144 और 150। 144 और 150 के लिए हम लोग यहाँ से प्रॉपर रूप से लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास ये सारे टेंशन मेंबर हो गए, इनको देखना है। अब आगे चल के जैसे भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें चीजें देखना पड़ेगा। अब Fy जो हमारे पास है, Fy क्या बोले, पराभव प्रतिबल है। तो पराभव प्रतिबल 250 मेगापास्कल के लिए, तो हमारे पास ये मान थे सारे। इन मानों का जब हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शंस करते हैं उसमें आपका यूजेस प्रॉपर रूप से देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। त्वरण उपांग सामर्थ्य, अब त्वरण उपांग सामर्थ्य हम किस तरीके से निकालते हैं, ये क्लियर है यहाँ तक, इसको हम रफ कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है त्वरण उपांग सामर्थ्य, वो किस तरीके से निकालते हैं। टेंसाइल मेंबर की त्वरण उपांग सामर्थ्य, वो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, इसको निकाल, त्वरण उपांग की सामर्थ्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। त्वरण उपांग की सामर्थ्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। अब निम्न सूत्र कौन कौन सा आपका, तो इसमें देखेंगे हम लोग त्वरण उपांग की सामर्थ्य इक्वल टू त्वरण उपांग की सामर्थ्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, खंड का निव्वल क्षेत्रफल, खंड का निव्वल क्षेत्रफल इनटू क्या हो जाएगा आपका, अनुज्ञेय त्वरण प्रतिबल, अनुज्ञेय त्वरण प्रतिबल। ये चीजें भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक ना। ये आपके पास डेफिनेशन होती है मैम। अब इसमें P हम लोग किसके फॉर्म में देखेंगे, P इक्वल टू ए नेट इक्वल टू सिग्मा 18,
या इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, दोनों चीजें बराबर ही है आपकी। तो त्वरण उपांग की सामर्थ्य इक्वल टू खंड का निव्वल क्षेत्रफल इंटू अनुज्ञेय प्रतिबल P इक्वल टू ए नेट इंटू सिग्मा एटी। तो इन तरीके से हम लोग त्वरण उपांग सामर्थ्य को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यही चीजें हमारे पास होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो निव्वल क्षेत्रफल होता है, खंड का निव्वल क्षेत्रफल, इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हुआ होगा जो भी कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका खंड का निव्वल क्षेत्रफल। अच्छा, खंड का निव्वल क्षेत्रफल क्या होता है? खंड का निव्वल क्षेत्रफल ये क्या होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी तक हम लोग बात करें कि निव्वल क्षेत्रफल क्या होता है। किसी त्वरण उपांग में अत्यधिक किसी त्वरण उपांग में अत्यधिक बल लगाने पर उसी अत्यधिक बल लगाने पर वह उसी खंड पर टूटेगा। वह उसी खंड पर टूटेगा या फटेगा टूटेगा या फटेगा। तो जिस पर खंड का काट क्षेत्रफल जिस पर खंड का काट क्षेत्रफल सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, खंड का क्षेत्रफल सबसे कम होगा। त्वरण उपांग की सामर्थ्य, तो इसमें ये होता है कि खंड का निव्वल क्षेत्रफल जो होता है किसी त्वरण उपांग में, मतलब टेंसाइल मेंबर से आपका उस टेंसाइल मेंबर में अत्यधिक फोर्स लगाने पर जो भी आपका फोर्स रहेगा उसके ऊपर अधिक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वही उसी खंड पर। ऑब्वियसली सी बात है, जब भी आपका कोई बीम रहेगा, कोई सेक्शन रहेगा, उसी सेक्शन पर अगर उसके ऊपर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसी खंड पर अगर टूटेगा आपका या फटेगा, जिस पर खंड का काट क्षेत्रफल सबसे कम होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका निव्वल क्षेत्रफल। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को भी हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लियर आपका फाइंड आउट हो जाए। तो देखिए, अब हमारा जो है लग एंगल है, लग एंगल को हम लोग किस तरीके से समझेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर्स में जो लग एंगल्स होता है। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप लोग कोई या गैसेट प्लेट हो या फिर बहुत सारी रिवेटों की संख्या आपकी हो, तो वहां पर कैसे करेंगे? एक खंड सदस्य के कनेक्शन के लिए, खंड सदस्य के कनेक्शन के लिए, खंड सदस्य कनेक्शन के लिए आवश्यक संख्या में रिवेटों को समायोजित करने के लिए समायोजित करने के लिए गैसेट प्लेट की सदस्यता की, गैसेट प्लेट। देखिए, इसमें होता क्या है? देखिए, सबसे बड़ी खंड सदस्य के कनेक्शन के लिए जब भी कोई भी हमारा एक सेक्शन होगा, लग एंगल उसको हम कह सकते हैं कि जब भी कोई किसी भी दो कंपोनेंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तो उसके ऊपर गैसेट प्लेट रहेगी। अब गैसेट प्लेट के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो भी उसके ऊपर रिवेट लगेगी या फिर कोई बोल्ट लगेगा, उनको सही तरीके से समायोजित करना होता है कि भाई यहाँ पर कितनी रिवेट लगेंगी आपकी। पता चले आपका कि भाई ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल शेप में है
इसको जोड़ना, एक रिवेट हमने यहाँ लगा दी, एक रिवेट यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो क्या होगा, एक पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपको, बैलेंस में रहेगा, आपका लेग एंगल्स बैलेंस में रहेगा। अब इसी रिवेट को हम यहाँ पर ना देकर बीच में दे देते रिवेट एक, और एक यहाँ पर दे देते, तो क्या होता है, तो क्या यहाँ पर बैलेंस रहता आपका, नहीं रहता बैलेंस। तो इस तरीके से हमको चीजों को देखना होता है, प्रॉपर रूप से बैलेंस बना के चलना होता है, जिससे कोई भी स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर आपका सही तरीके से फेलियर ना हो, ठीक है। तो ये आपका लेग एंगल हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे और अच्छे से डिटेल से समझने के लिए इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस के बारे में, तो न्यूमेरिकल पोर्शंस भी हम लोग इसमें कवर अप करेंगे। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।